हम लोग चौथा चैप्टर का ए पार्ट पढ़ा है, इवोल्यूशन, क्रम विकास। क्रम विकास कैसे होता है, क्रम विकास की परिभाषा बताए कैसे होता है, सरलता से जटिलता। उसमें सिद्धांत और प्रमाण दो चीज़ बताए थे। सिद्धांत दो बताए, लैमार्क और डार्विन का। प्रमाण कई प्रमाण बताए, जीवाश्म से प्राप्त प्रमाण और अंतः आर्गन जो एनाटॉमी है, शारीरिकी से प्राप्त प्रमाण, जिसमें होमोलॉगस, एनालॉगस, संवृत्ति अंग, समजात अंग, अवशेषी अंग, हृदय की मेरुदंडियों की रचना। इसके बाद फॉसिल से पहले बताए थे, पैलियोंटोलॉजी में बताए थे। जीवाश्म विज्ञान से घोड़े का फॉसिल बताए। पूरा कैसे क्रम विकास हुआ। क्रम विकास का दूसरा हिस्सा 4 का ए नंबर पार्ट हमने बताया क्रम विकास। 4 का बी नंबर पार्ट उत्तरजीविता। उत्तरजीविता या अतिजीविता की कला, स्ट्रैटेजीज, कौशल, कई हिंदी सी होती है, इसको अनुकूलन कहते हैं। क्रम विकास, अनुकूलन होगा तो क्रम विकास होगा, अनुकूलन नहीं हो पाएगा तो क्रम विकास भी नहीं होगा। ये दोनों इसलिए चैप्टर एक ही है, ए और बी पार्ट है। बी पार्ट है जैसे डार्विन के सिद्धांत में हमने बताया था, योग्यतम की अतिजीविता या उत्तरजीविता। एक शब्द डार्विन का प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चुनाव आया था, तो उसमें एक शब्द बताए थे कि प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रकृति चुनती है फिटेस्ट को, योग्यतम को। यहाँ थोड़ा मिलता जुलता हम शब्द को पढ़ेंगे। तो अनुकूलन में व्यवहार शब्द एक आएगा, आचरण, बिहेवियर अंग्रेजी में है। यहाँ सबसे पहली चीज़ है सर्वाइवल। जैसे उसमें नेचुरल सिलेक्शन में क्या बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट माने योग्यतम की अतिजीविता या उत्तरजीविता। सर्वाइवल की हिंदी है, तो सर्वाइवल यहाँ हिंदी वही, उत्तरजीविता या अतिजीविता, दोनों हिंदी हमने लिख दिया है। उत्तरजीविता। स्ट्रैटेजी, किसी काम को करने के लिए हम लोग योजना बनाते हैं, स्ट्रैटेजी। कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं हमारी ये स्ट्रैटेजी है। योजनाएं, कौशल, हमारे अंदर क्या कुशलता से काम करना, कौशल। कई हिंदी हमने लिखा है, योजनाएं, कला, कौशल, 3 हिंदी हमने लिखा है। किसका, स्ट्रैटेजीज के नीचे हमने हिंदी यहाँ लिखी, स्ट्रैटेजीज शब्द है, ध्यान रखो। अच्छा, व्यवहार, बिहेवियर क्या है, विशेष परिस्थितियों में वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी जीव द्वारा की गई दृश्य में देखना, और बोधगम्य, जो बोध होता है, बोधगम्य प्रतिक्रियाओं का जिनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के अधीन होता है, उसे हम व्यवहार करते हैं। जंतु का व्यवहार, खड़ता व्यवहार ही परिचय है भाई। व्यवहार, बिहेवियर कैसा है, हर जंतु का अपना अपना बिहेवियर है जो उसको अनुकूलन में सहायता करता है। दृश्य और बोधगम्य क्रियाएं हैं, तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती हैं। यह एक विशेषता है, विशेष परिस्थिति है। विशेष परिस्थितियों में वातावरण में होने वाली सब परिवर्तन है। वातावरण में परिवर्तन तो हो रहा है, वातावरण रोज बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है वातावरण। बदलते वातावरण के अनुसार सजीव अपने को अनुकूलित करता है, एडप्ट करता है, अपने को बचाए रखता है। तो ये बोधगम्य प्रक्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के अधीन होता है, उसे हम व्यवहार कहते हैं। अब अनुकूलन पर आओ। अनुकूलन यहाँ हेडिंग है, एडप्टेशन। यह परिभाषा में बोल रहा हूँ, सब लिखा नहीं जाएगा। अनुकूलन किसे कहते हैं, किसी भी सजीव की वह विशेषता, सजीव शब्द का मतलब पौधा और जंतु दोनों का अनुकूलन हम पढ़ाएंगे। किसी भी सजीव की वह विशेषता जिसके द्वारा वह अपने आकार, बनावट, क्रिया और व्यवहार, 3 शब्द पर अनुकूलन हम पढ़ाएंगे। आकार को कहेंगे मॉर्फोलॉजी, क्रिया को कहेंगे फिजियोलॉजी, व्यवहार को कहेंगे बिहेवियर। परिभाषा में हमने तीनों को जोड़ दिया। देखो, किसी सजीव की वह विशेषता जिसके द्वारा वह अपने आकार प्रकार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन और क्रिया के द्वारा अपनी उचित वंश वृद्धि करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है,
उसे अनुकूलन कहते हैं। किसी सजीव का वह गुण या वह विशेषता जिसके द्वारा सजीव अपने वातावरण में अपने रचना, बनावट, क्रिया और व्यवहारगत परिवर्तनों के द्वारा वातावरण से उचित लाभ प्राप्त करते हुए अपनी वंश वृद्धि करते हुए जीवन यापन करता है, जीवन व्यतीत करता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। 3 तरह की बात यहाँ हुई। अनुकूलन का महत्व तो पॉइंट बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। अनुकूलन के द्वारा सजीव वातावरण में अपने को बचाए रखता। पहला पॉइंट अनुकूलन का महत्व। अनुकूलन के द्वारा सजीव अपने को वातावरण के साथ समायोजित करके अपनी रक्षा करता, अपने को बचाए रखता है। दूसरी बात, अनुकूलन के द्वारा वंश वृद्धि करने में उसको मदद मिलती है। जब तक वो अनुकूलन वातावरण के साथ नहीं करेगा, अपनी वंश वृद्धि तो नहीं करेगा, वंश वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। अनुकूलन के द्वारा ही शत्रुओं के आक्रमण से सजीव आत्मरक्षा करता है। आवास, जिस आवास में रहता है, रहन सहन जहाँ जिस परिवेश में रहता है, उस परिवेश के साथ उचित रूप से वंश वृद्धि करने के लिए अनुकूलन का होना बहुत ही आवश्यक है। यह अनुकूलन का महत्व है। अब आइए अनुकूलन, यहाँ पर एक हेडिंग हमने दिया है कि अनुकूलन एक जीव की आबादी में अनुकूलन कैसे होता है। एक सजीव उसकी आबादी है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वह एक कम्युनिटी उसकी है, पूरा समुदाय है। आबादी का मतलब पॉपुलेशन, जनसंख्या भी कहते हैं। दूसरा शब्द आबादी के लिए क्या है? जनसंख्या। एक जनसंख्या है, मनुष्य की जनसंख्या है, पौधों की जनसंख्या है, जीव जंतुओं की जनसंख्या है। उस आबादी में किस तरह से सजीव अपने को मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, तीनों तरह से आकार की, कार्य की और व्यवहारगत चेंज लाकर, परिवर्तन ला करके किस तरह से अनुकूलन करता है। देखो यहाँ एक चीज बता दें, एक जीव की आबादी में अनुकूलन कैसे होता है। यहाँ एक शब्द प्राकृतिक चयन विधि। अभी हमने जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बताया, उसमें क्या बताया गया, ध्यान देंगे कि हर सजीव अधिक से अधिक संतान पैदा कर रहा है, वातावरण परिवर्तित हो रहा है, वातावरण भोजन और आवास सीमित है, तो सजीवों में वातावरण में रहने के लिए जीवन संघर्ष होता है, अपने को बचाए रखने के लिए। अब जीवन संघर्ष जो हो रहा है, संघर्ष कर रहा है हर सजीव, संघर्ष करने के लिए कई तरह का संघर्ष करता है। तो एक चीज उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई गई थी कि विभिन्नता, जो वातावरण के अनुकूल विभिन्नता है, जो वातावरण में रहने लायक विभिन्नता है, वही सजीव जीवित रहेगा। प्रतिकूल विभिन्नता वाला नष्ट हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, बहुत सी किताबों में सारा उदाहरण आपको मिलेगा। जैसे मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया गया। डीडीटी का छिड़काव किया जा रहा है, बहुत से मच्छर मर गए। कुछ मच्छर उस डीडीटी के छिड़काव से, इस तरह का जहर होता है, पॉइजन होता है, डीडीटी के या कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए किया जाता है छिड़काव इसका। वो डीडीटी के छिड़काव से कुछ उसमें बच गए। उसमें विभिन्नता थी अनुकूल, जो उस वातावरण में डीडीटी के उसके प्रभाव को सहन शक्ति उसमें आ गई। उन्होंने संतान पैदा किया। वो संतान अगली पीढ़ी में उस डीडीटी के प्रति काफ़ी प्रतिरोध करने की क्षमता, रेसिस्टेंस पावर जो है, रोकने की क्षमता उस मच्छर में ज़्यादा आ गई। फिर इसके बाद दूसरी पीढ़ी में, कई पीढ़ियों में देखा गया कि डीडीटी का प्रभाव उस मच्छर पर निष्क्रिय होने लगा। अनुभव आप करिए, ऑल-आउट वगैरह आजकल नए समय में लगाते हैं आप, देखो कि उसके बावजूद भी बहुत से मच्छर ऐसे हैं जिन पर उसका प्रभाव निष्क्रिय है। जिसमें अनुकूल विभिन्नता है वातावरण के प्रति, धीरे धीरे वो स्ट्रांग होते जाते हैं, उनमें सहन शक्ति ज़्यादा आती जाती है और धीरे धीरे उसके प्रति उनमें पावर बढ़ जाता है। वो अनुकूलित कर लेते हैं, अपने को एडॉप्ट कर लेते हैं और नई नई संतानें उत्पन्न करते हैं जिनमें अनुकूल विभिन्नता पाई जाती है। यानी प्राकृतिक चयन उनका होता है। नेचुरल सिलेक्शन किसका होता है? जो अनुकूल वातावरण के प्रति विभिन्नता रखता है, जिसमें सहन करने की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है, उसको फिटेस्ट योग्यतम वही हो गया और उत्तर जीविता उसकी हो गई, सर्वाइवल। वो सर्वाइव कर गया। यहाँ हेडिंग है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
तो सर्वाइव कर गया, उत्तरजीविता उसमें हुई। उत्तरजीवित मन बाद में, अतिजीविता अधिक दिन तक आगे जीवित रहना, ये शब्द है। तो इस तरह से वातावरण में अनुकूलन होता, बिना अनुकूलन के क्रम विकास नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। हर सजीव, हर विकास करने वाला सजीव जो है अनुकूलनों का समूह है। एवरी ऑर्गेनिज्म इज द बंडल ऑफ एडेप्टेशन। बंडल मन समूह, अनुकूलनों का समूह होता है हर आदमी, हर सजीव, पौधा और जंतु दोनों। जब तक वातावरण के साथ अनुकूलित नहीं करेगा वो समाप्त हो जाएगा, जीवित नहीं रहेगा, तो उसका विकास कहाँ से होगा। तो अनुकूलन और क्रम विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरा करने वाले, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब यहाँ 3 तरह का अनुकूलन हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखो, इस सभी की आबादी में प्राकृतिक चयन विधि से वो जीवित रहता है, जैसे बच्चा को उदाहरण में बताया, उसमें सरल शक्ति आ गई तो जीवित रहा। विभिन्न वातावरण में रहने वाले जीवों में अनुकूलन, अलग अलग इन्वायरमेंट है। कोई हवा में रहता है, कोई जल में रहता है, कोई शुष्क जमीन में पौधा उगता है, कोई नमकीन मिट्टी में रहता है, कोई शुष्क वातावरण में जंतु रहता है। अलग अलग वातावरण में रहने वाले जीवों में किस तरह से अनुकूलन होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। छोटा पॉइंट बताएंगे। ये छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। 4 का बी जो है ना, अनुकूलन स्ट्रेटेजी है उत्तरजीविता की। ये स्ट्रेटेजी हम एक एक अनुकूलन को यहाँ उदाहरण से दे करके पढ़ाएंगे। एक एक अनुकूलन हम लोग उदाहरण दे करके पढ़ेंगे, विभिन्न वातावरण में रहने वाले जीव। अब देखो 3 अनुकूलन हम बताने जा रहे हैं। 3 अनुकूलन। पहला है 1 नंबर आकारिकी अनुकूलन। यहाँ आकारिकीय अनुकूलन, ये पहला अनुकूलन होगा। आकारिकी अनुकूलन, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, इंग्लिश जरूर इसकी पढ़ोगे, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, ये हुआ आकार के अनुकूलन। जैसे कैक्टस, पहला हम पढ़ेंगे ए नंबर, कैक्टस, CACTUS, कैक्टस। आकार, बनावट, आकार प्रकार किस तरह से अनुकूलन में सहायता करेगा कैक्टस। कैक्टस शुष्क जमीन में रहने वाला पौधा है। कैक्टस जिस नागफनी देखा होगा, कांटा वाला पौधा होता है, चपटा चपटा, कैक्टस नागफनी, अपुंसिया उसको कहते हैं, नागफनी। तो यह शुष्क मिट्टी में उगता है पौधा, इसको जीरोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट, फिर पौधा नाम यहाँ दे देंगे, जीरोफाइट। फाइट मान पौधा, शुष्कोद्भिद, उद्भिद मान पौधा, शुष्कोद्भिद, शुष्क मिट्टी में ऐसे जगहों पर उगता है जहाँ पानी की अत्यंत कमी है। तो इस पौधे में उस मरुस्थल वाले जगह पर, रेगिस्तान वाले जगह पर, या जल की एकदम अत्यंत कमी वाले स्थान पर रहने के लिए किस तरह से अपने को अडॉप्ट करेगा, यही असली इंपॉर्टेंट चीज जानना है। पहली चीज, इस पौधे में पत्ती रहेगी नहीं, इसकी पत्तियां कांटों में बदल जाएंगी। पहला पॉइंट एकदम निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए, पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती है, रूपांतरित मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरित हो जाती हैं। जब पत्ती नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि शुष्क जमीन में है तो ज़्यादा वाष्प निकलेगा तो सूख जाएगा। तो पहली चीज, इसकी पत्ती कांटे में बदल जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन होता ही नहीं है। दूसरी चीज, इसका तना जो होता है, आखिर भोजन तो बनाना होगा, तो पत्तियों में पैदा संश्लेषण ज़्यादा होता है, तो उसके स्थान पर प्रकृति ने इसको ऐसा बना दिया है कि इसका तना चपटा, बूंदेदार, मांसल हो जाता है। तना चपटा मांसल होकर, मांसल या मांसल होकर फिलोक्लेड बनाता है। फिलोक्लेड एक नाम याद कर लोगे, यहाँ लिख दिया हमने, फिलोक्लेड बनाता है। ये हरा होता है, पत्ती जैसा, तना इसको पत्ती जैसा हो जाता है, चपटा ऐसे देखा होगा, नागफनी खूब मोटी मोटी कूदेदार। ये तुम्हारा एलोवेरा भी एक तरह का कैक्टस ही है, एलोवेरा जिसको हम कहते हैं वो कैक्टस ही है। देखो उसमें पत्ती नहीं, तो पत्ती जैसा होता है ना, मोटा कूदेदार। तो इसका तना चपटा
किसी में क्लैडोड, किसी में फिलोक्लेट। तो नागफली में हम फिलोक्लेट दे रहे हैं, तो फिलोक्लेट इसमें हरा होता है। यही फिलोक्लेट जो तना इसका है वही प्रकाश संश्लेषण करता है। इसमें स्टोमेटा, भाई कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तब तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, ऑक्सीजन निकलेगी, स्टोमेटा चाहिए। तो स्टोमेटा तो पत्ती में पाए जाते हैं, पर्णरंध्र उनका नाम ही है पर्णरंध्र, लेकिन पत्ती है ही नहीं, कांटे बदल गई वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए। तो इसका तना चपटा मांसल हो गया, गूदेदार हो गया। इसकी जड़ें जो होती हैं, जड़ तना पत्ती पर लिख रहे हैं, इसकी जड़ें जमीन के थोड़ी सी गहराई में जाकर बहुत तेज फैली रहती है, दूर तक फैली रहती है। शैलो रूट सिस्टम, शैलो माने छिछला, रूट सिस्टम होता है जिससे कम वर्षा के पानी को भी ये अवशोषित कर लेता है। और इसमें जल जमा रखने वाले, इसके तने में जल जमा रखने की व्यवस्था वाले ऊतक पाए जाते हैं। वाटर स्टोरेज टिश्यू विकसित होते हैं, जिससे पौधा मरुस्थली में रहते हैं। ये आकार है, बनावट देखो, आकार को हम बना रहे हैं, पता नहीं, तो जिससे पौधा मरुस्थल में रहते हुए भी आसानी से अपना जीवन व्यतीत करता रहता है, वृद्धि करता रहता है। अब दूसरा, ये तो कैक्टस हो गया 1 नंबर। अब पॉइंट पर लिखना है, पॉइंट यहाँ सबका लिखेंगे बढ़िया से, जो पॉइंट है इस पर लिखना भी आएगा। दूसरा इसमें जंतु में देंगे मछली, बी नंबर होगा। मछली में वाताशय होता है, स्विम ब्लैडर, स्विम ब्लैडर पर लिखना, ब्लैडर, स्विम ब्लैडर कहेंगे, वाताशय मिलेगा, वात मैंने हवा होता है, इसकी हिंदी जो भी है स्विम ब्लैडर होता क्या है। मछली शरीर देख रहा हूँ, नौकाकार जलीय जंतु है, तो इसके शरीर को हल्का रहना चाहिए। हल्का बनाए रखने के लिए इसके उदर गुहा में छोटे छोटे, देखा होगा मछली का अगर सिर काटा जाता है तो उसमें पटका बंगला शब्द में कहते हैं, उसमें हवा भरी रहती है, सफ़ेद सफ़ेद रंग का होता है। ऐसे उसमें लगेगा 2 चैम्बर हैं, ऐसे दबाने पर उसमें हवा फट जाता है, वही स्विम ब्लैडर है। स्विम ब्लैडर होता है जिससे उसमें हवा भरी रहती है। ऐसा है उसमें गैस उत्पन्न करने के लिए चेम्बर होते हैं, कक्ष 2 चेम्बर होते हैं। एक में जब गैस उत्पन्न होती है तो गैस से भर करके, जैसे बैलून को हम गैस से भर दें, उसी तरह से स्विम ब्लैडर में गैस उसमें से उत्पन्न करके रेटिया मिरेबिलिया एक रचना पाई जाती है, रेड ग्लैंड पाई जाती है, लाल ग्रंथि पाई जाती है। उस वाताशय माने जो स्विम ब्लैडर से जुड़ी हुई, तो कुछ गैस उत्पन्न करती है, कुछ गैस को शोषित करती है, 2 चीज़ है। एक बार जब गैस उत्पन्न होगी तो गैस से भर जाएगा, जब गैस से भरेगा तो उसकी शरीर हल्की हो जाएगी, तो जल की सतह पर मछली आ जाएगी। फिर उसमें गैस शोषित करने की व्यवस्था होती है। गैस जब सोख लेगी तो वाताशय माने जो स्विम ब्लैडर है वो पिचक जाएगा, चिपक जाएगा, उसका आकार छोटा हो जाएगा, जिससे शरीर थोड़ा वजनी हो जाएगा। जब गैस रहेगी तो फैल जाएगा, बैलून की तरह से फूलने से शरीर हल्का होगा, और उसमें गैस कम होगी तो शरीर भारी होकर नीचे चला जाएगा। इस तरह से मछलियों को जल में हल्का बनाए रखने के लिए, तैरने के लिए इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है, और आसानी से ये मछली जल में तैरती रहती है। इस प्रकार स्विम ब्लैडर पर लिखना है, मूल बात है स्विम ब्लैडर पर लिखना है। तो मछली जल में तैरने के लिए स्विम ब्लैडर का अनुकूलन पाया जाता है, आसानी से मछली जल में तैरती रहती है। अब से लिखना है कबूतर, कबूतर में अनुकूलन, कबूतर का अनुकूलन हम पढ़ेंगे एडाप्टेशन इन पिजियन। पिजियन कबूतर में वायु थैली पाई जाती है, दोनों का मतलब लगभग यहाँ वायु थैली शब्द दे रहे हैं। वायु थैली एयर सैक पाई जाती है, कबूतर में वायु थैली पाई जाती है। जैसे मछली के शरीर को पानी में हल्का बनाना है, तो कबूतर नभचर प्राणी है, हवा में उड़ने के लिए इसमें अनुकूलन होना चाहिए। तो उसके शरीर में फेफड़ों से लगी हुई 9 गिन करके 9 एयर सैक होते हैं, वायु थैली, जिसमें हवा भरी रहती है। हवा भरी रहने से इसका शरीर हल्का हो जाता है। इसका अगला पैर डायनाम बदल जाता है उड़ने के लिए। इसमें उड़ने वाली पेशियाँ पाई जाती है, डनों लगी रहती हैं। पेशियों का नाम पहले हमने कभी बताया होगा 9th क्लास में भी, पक्षियों में पेक्टोरैलिस मेजर और पेक्टोरैलिस माइनर, ये 2 उड़न पेशियाँ होती हैं कबूतर में। पेक्टोरैलिस मेजर
और पेक्टोरलिस माइनर, दोनों पेक्टोरलिस है। ये फ्लाइट मसल है, उड़न पेशियाँ, इसके डायनेस लगी रहती है, डायनेस लगी रहती है, जिससे ये उड़ता है, जन को ऊपर नीचे करके हवा में उड़ता है। दूसरी चीज, अधिक ऊंचाई तक उड़कर चला जाएगा, उड़ेगा तो ऊपर जन को ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसके फेफड़े नीचे जब आता है तो वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं। लेकिन फेफड़े से जो वायु थैलियाँ लगी है 9 की संख्या है, 4 4 और एक बीच में 9 फेफड़े से सब जुड़ी है नली से। तो जो ऊंचाई जाता है तो उसमें हवा भरे रहता है, तो उस समय जब ऑक्सीजन कम होती है ना, तो उस एयर सैक जो वायु थैलियों की ऑक्सीजन फेफड़े में जाने लगती है, शोषण भी होता रहता है। और दूसरा, इसका शरीर खूब हल्का रहता है, इसकी हड्डियाँ छिद्र छिद्र होती हैं, इसकी बॉडी बड़ी हल्की होती है, इसका शरीर बहुत हल्का होता है। तो यहाँ एयर सैक, जैसे मछली में हम लोग का स्विम ब्लैडर, कबूतर में, पक्षियों में एयर सैक होते हैं, जिससे आसानी से पक्षी का शरीर हल्का रहता है, आसानी से उड़ता है। इसकी हड्डियाँ छिद्र युक्त होती हैं, जिसमें हवा रहती है, शरीर हल्का रहता है। इसका अगला पैर डायना में बदल जाता है, डायना विंग में बदल करके उड़ने में सहायता करता है। इसके डायने से लगी हुई पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर उड़न पेशियाँ, फ्लाइट मसल्स पाई जाती हैं, जो डायनों को ऊपर नीचे करके इसे उड़ने में मदद करती है। तो 3 ही हो गया क्या, बनावट शरीर। देखो मॉर्फोलॉजी तीनों में, कैक्टस में पतिका ने बताई सब मॉर्फोलॉजी हो गई। इसके बाद मछली में स्विम ब्लैडर बनावट है, किस तरह की हवा बने, कबूतर में वायु थैलियाँ हैं। ये तीनों मॉर्फोलॉजिकल आकार की, अब आकार की वाला खत्म, अब आकार की हो गया, ये आकार हुआ, देख लो आकार। अब कार्यकी आओ, दूसरा आकार की बात आ जाएगा, कार्यकी, कार्यकी आकार की, और दूसरा होगा बी नंबर, मान 2 नंबर कार्यकी, कार्यकीय कार्यकीय अनुकूलन, कार्य करना है इसमें, कार्यकी हो गया। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, फिजियोलॉजिकल क्रिया, क्रिया जो की जा रही है। अब फिजियोलॉजिकल में 1 नंबर पढ़ना है, सुंदरी में अनुकूलन, सुंदरी में अनुकूलन। और बी पढ़ना है, ऊंट में, एक पौधा है जंगल, ऊंट में अनुकूलन। अब क्या पढ़ना है, कार्य की, यहाँ ध्यान देना है, क्रिया। सुंदरी का पौधा, सुंदरवन, सुंदरी के पौधे से नाम पड़ा सुंदरवन। वहाँ की मिट्टी नमकीन है, लवण युक्त मिट्टी में, नमकीन मिट्टी में उगने वाला पौधा सुंदरी का है। और सुंदरी के पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं, उस मिट्टी में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉयल। फिजियोलॉजिकल शब्द हम बता रहे हैं, फिजियोलॉजिकली ड्राई, कार्य के हिसाब से कार्य करने के लिए शुष्क होती है। हालांकि शुष्क होती नहीं, पानी उसमें रहता है, लेकिन जो जैसे समुद्र किनारे आपको नमकीन पानी है, खूब प्यास लगी है, लहराता हुआ सागर है, अथाह सागर है, लेकिन वो पानी बेकार है। अथाह सागर रहते हुए वो पानी हमारे किसी काम का नहीं, हम पिएंगे भूमि हो जाएगी। नमकीन पानी तो पी नहीं सकते, माने ड्रिंकिंग वाटर, स्वीट वाटर चाहिए, मीठा जल चाहिए पीने के लिए, नमकीन पानी नहीं। उसी तरह से नमकीन मिट्टी में रहने वाला पौधा भी पानी रहते हुए उसको सोख नहीं पाएगा, बहुत कम पानी सोखेगा। इसलिए जब जल का अवशोषण कम करेगा तो जल का वाष्पोत्सर्जन भी कम होना चाहिए। दूसरी चीज, मिट्टी दलदली होती है, जिससे उसके मिट्टी के कणों के बीच अंतरकोश की अवकाश बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। इसकी कुछ जड़ें जमीन के ऊपर निकल, कुछ जड़ें तो इसको मिट्टी में बांधे रहेंगी ना। तो 2 चीज़ इसकी जड़ों में, पहली चीज़ की इसमें न्यूमेटोफोर, पहले भी आप पढ़े श्वसन जड़, न्यूमेटोफोर श्वसन जड़ पाई जाती है, श्वसन जड़ें। क्यों भाई श्वसन जड़ पाई जा रही है, श्वसन जड़ें पाई जा रही है न्यूमेटोफोर? क्योंकि मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं है, जड़ें भी शोषण करती है, मिट्टी के कणों में ऑक्सीजन रहती है, तभी तो बीज का अंकुरण होता है। ऑक्सीजन, ताप, नमी, जल सब चाहिए अंकुरण के लिए। तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो अंकुरण नहीं होगा, कोई जीवन क्रिया नहीं होगी।
तो जड़ भी जब मिट्टी एकदम चिपकी रहेगी तो उसमें ऑक्सीजन की कुछ जड़ें खूंटी की तरह जमीन के ऊपर निकल आती है, जो छिद्रदार होती हैं, उनको न्यूमेटोफोर कहते हैं, सुंदरी के पौधे में पाए जाते हैं। सुंदरी के पौधे की पत्तियाँ एकदम छोटी छोटी होगी। कभी सुंदरवन में आप जाओ तो देखोगे कि छोटी तरह से जड़ें दिखाई देगी और उसकी पत्तियाँ बड़ी छोटी छोटी होती हैं, उस पर चमकेगी, खूब चमकदार होती है, क्योंकि क्यूटिकल की मूंग जैसे पदार्थ की लेयर पत्तियों पर रहती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम से कम होगा। क्योंकि पानी नमकीन है और नमक वाला पानी कम पौधा शोषित करता है, इसलिए कम ही पानी शोषित करता है, तो कम ही पानी को वाष्प के रूप में निकालना चाहिए। उसको रोकने के लिए इसकी पत्तियाँ आकार में बहुत छोटी और उस पर मोम की एक लेयर होती है, जिससे वाष्प के रूप में जल का निष्कासन बहुत कम होता है, वाष्प रूप में पानी निकलने नहीं पाता। नेक्स्ट विशेषता होती है, अगर बीज उसका मिट्टी में पड़ जाएगा तो अंकुरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसको मिलेगी कहाँ। तो इसलिए फल के अंदर जब बीज पक जाता है डाली पर, तो उसी में जमने लगता है, तो जमा हुआ बीज माने अंकुरित बीज ही गिरता है फट करके पकने के बाद। देखा होगा कभी कोई बीज का अंकुरण फल के अंदर होता हो, पका हुआ फल में अंकुरित हो जाए बीज उसका, क्योंकि बीज भी परिपक्व हो जाएगा। इसको कहते हैं जरायुज अंकुरण, विविपर जर्मिनेशन। जरायुज अंकुरण, विविपेरस जर्मिनेशन। हाँ, सुंदरी बहुत कम देखा जाता है, लौड़ी पौधे जितने होते हैं उनमें जरायुज अंकुरण होता है, सुंदरी बहुत कम देखा जाता है। लेकिन इसकी कुछ जड़ें जमीन में बांधते, कुछ जड़ें इसकी श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं, पत्तियों पर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, स्टोमेटा कम और गहराई में होते हैं, जिससे इसमें वाष्पोत्सर्जन कम से कम पाया जाता है। इनके ऊतकों में, इनकी कोशिकाओं और ऊतकों में सुंदरी के नमक सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है, अधिक से अधिक। सॉल्ट टॉलरेंसी पावर, नमक सहन करने की क्षमता इसकी कोशिकाओं और ऊतकों में अधिक से अधिक पाई जाती है। और इसमें जल जमा रखने वाले ऊतक, जिसको म्यूसिलेज कहते हैं, कैक्टस में भी ऐसा म्यूसिलेज पाया जाता है, क्योंकि पानी जमा उसमें भी रखना है और पानी इसमें भी जमा रहेगा, क्योंकि पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पानी वाष्प रूप में कम निकलेगा और जल जमा रखने वाले ऊतक, जिसको म्यूसिलेज कहते हैं, ये विकसित होते हैं, जिससे नमकीन मिट्टी में रहते हुए भी पौधा अपनी वंश वृद्धि आसानी से करता रहता है। तो ये क्रिया हो रही है, एकदम क्रिया, नमक सहन करने की पावर, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम से कम हो, पत्तियों में चिकनी होती हैं, स्टोमेटा कम पाए जाते हैं, श्वसन जड़ें जो श्वसन की क्रिया करती हैं, जमीन के ऊपर निकल आती हैं, क्रिया हो रही है। फिजियोलॉजिकल अनुकूलन केवल यहाँ देना है, समझ करके अनुकूलन को थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ऊँट में आइए, ऊँट रेगिस्तान का जंतु है, जैसे हमने बताया इसको कैक्टस को रेगिस्तानी पौधा है, पौधा में कैक्टस रेगिस्तानी है, और ऊँट का है एरोप्लेन ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट का हवाई जहाज है। इसमें जल को एक बार में कई गैलन पानी पी जाएगा, इसकी क्षमता होती है बहुत दिन तक बिना पानी के रह जाएगा। जल को जमा रखने की पावर इसमें बहुत ज़्यादा होती है। एक पानी का अधिक से अधिक अवशोषण करेगा, तो इसको नुकसान क्यों ना हो, हानि क्यों कैसे न पहुँचे। एक बात बड़ी ध्यान से समझिए, इसमें जल जमा रखने के लिए जल की थैलियाँ इसके शरीर में पाई जाती हैं, वाटर पाउचेज होते हैं, वाटर पाउचेज, इसके शरीर में जल संचय करने की, जल जमा रखने की क्षमता अधिक पाई जाती है। इसकी लाल रक्त कणिका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऊँट में लाल रक्त कणिका अंडाकार होती है, अंडे के आकार की, और केंद्रक युक्त होती है। केंद्रक युक्त होती है, देखो जितने स्तनधारी हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ाई समय में बताया होगा कि सभी स्तनधारियों की परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक विहीन होती है, द्विअवतल होती हैं। ऊँट की लाल रक्त कणिका गणों सबसे अलग है, भी स्तनधारी है, इसकी लाल रक्त कणिका अंडाकार होती है और केंद्रक युक्त होती है। जब ये जल को शोषित करता है, तो चूंकि रक्त कणिका रक्त कोशिका है, तो इसके बाद झिल्ली फट न जाए, परासरण दबाव को ये जल
अधिक पीने पर, जब ऊँट पानी को ज़्यादा पिएगा तो ये पराशरण दबाव ऑस्मोटिक प्रेशर को ये सहन कर लेती है, फटती नहीं है। और कम जल, अच्छा दूसरी चीज़ है कि ये अगर इसका रक्त गाढ़ा भी हो जाए तो उसमें भी अंडाकार होने से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने में बड़ा आसानी रहती है, ये बड़ी विशेषता होती है। और अधिक जल अवशोषण करने के बाद, जल पीने के बाद भी ये फटती नहीं है, इसलिए पराशरण दबाव को मेंटेन करने की क्षमता लाल कणिकाओं का आकार बहुत सुंदर। दूसरी चीज देखा होगा, इसका कुबर होता है, हम्प, उनके पीठ के ऊपर बड़ा उसमें वसा जमा रहती है। बिना भोजन के जब भी रहेगा तो वसा इसका कुबर छोटा हो जाएगा, और जब इतना करें तब ना, जब कई दिन बिना मान लो पानी पी लिया कई बार, उसको मरुस्थल में खाना ना मिला तो उसमें जो वसा है उसका ऑक्सीकरण होगा, उससे इसको एनर्जी मिलती रहेगी। और वसा के ऑक्सीकरण से एनर्जी मिलेगी, साथ साथ जल भी बनेगा, और जल इसके शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं को, जैविक क्रियाओं को संचालन में मदद करेगा। तो ये चीज श्वसन की क्रिया बड़ी धीमी गति से करता है, अधिक मात्रा में वाष्प नहीं निकालता है श्वसन से, धीमी गति से। इसकी वाष्प जो है ज़्यादा, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ऊँट बहुत कम मात्रा में जल वाष्प को निकाल पाता है। नेक्स्ट चीज़ है कि इसकी त्वचा में पसीना की ग्रंथि होती ही नहीं। अब जैसे पसीना हो रहा है, बहुत सारा चलने के लिए तो प्यास लगेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। ऊँट की त्वचा में पसीने की ग्रंथियों का टोटली अभाव होता है, पूर्णतया अभाव होता है। इसलिए मरुस्थल में कम पानी में, न पानी में एक ही बार पानी पी लिया तो कई कई दिनों तक आसानी से कुछ अच्छा भोजन भी कर लिया तो वसा हम्प में जो इसका कुबर है उसमें जमा हो गया, और पसीना की ग्रंथि है ही नहीं, जिसे पसीना के जल के रूप में पसीना जब निकलेगा बिल्कुल ग्रंथि ही नहीं है, पसीना ग्रंथि होती नहीं। उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसकी लाल अंडाकार होती है, जिससे अधिक पानी पीने पर भी ये फटती नहीं पराशरण दबाव को। इस प्रकार ऊँट मरुस्थल में रहते हुए भी आसानी से अपना जीवन व्यतीत करता रहता है, इसका अनुकूलन हो गया। अब लास्ट में आइए, हमको व्यवहारिक अनुकूलन पढ़ना। व्यवहारिक अंतिम है, व्यवहारिक अनुकूलन। ये दूसरा लास्ट तीसरा अनुकूलन हमें बता, आकारकीय, कार्यकीय और व्यवहारिक। तीसरा आकारकीय अनुकूलन तो खत्म हो गया, ये तो पहला अनुकूलन था हमारा फॉलोज का। अब तीसरा है व्यवहारिक, व्यवहारिक अनुकूलन। व्यवहारिक हो गया, व्यवहारिक अनुकूलन, बिहेवियरल, बिहेवियरल एडप्टेशन। वातावरण परिवर्तित हो रहा है, उस वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ कुछ बोधगम्य और दृश्य जो क्रियाएं हैं, वातावरण के परिवर्तन के साथ बोधगम्य और दृश्य जो क्रियाएं हैं वह तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती रहती हैं और सजीव को अनुकूलित बना देती हैं। उसका व्यवहार यानी सजीव जो कुछ आचरण, जो कुछ कर रहा है उसका आचरण है। जो कुछ हम लोग करते हैं, कहते हैं अरे भाई इनका आचरण ठीक नहीं है, इनका व्यवहार ठीक नहीं है, यानी जो कुछ हम कर रहे हैं, सीधी सीधी बात अगर हम कहें, एक शब्द परिभाषा पढ़ो तो उसमें दिया हुआ है कि जो कुछ जंतु करता है वही उसका आचरण है। व्यवहार भी अनुकूलन में सहायता करता है। बदलते हुए वातावरण के साथ किस तरह की प्रतिक्रिया हमको प्रदर्शित करनी है, यह उस बदलते परिवेश के साथ हमको अनुकूलित करने में बहुत मदद करता है। इसमें सबसे पहला पढ़ना है ए नंबर, चिंपैंजी। चिंपैंजी, चिंपैंजी को तो इसको वनमानुष कह सकते हो, वनमानुष, हाँ गलत नहीं है, हिंदी से मानुष में लिखा हुआ नहीं, हम बता दे रहे हैं। चिंपैंजी में समस्या समाधान, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व इन चिंपैंजी। भाई व्यवहार के द्वारा समस्या का समाधान होगा। और दूसरा अनुकूलन पढ़ना है संचार साधन। मधुमक्खी में पहले हम इसका नाम लिखते हैं, मधुमक्खी में, हाँ मधुमक्खी में पढ़ना है ना। मधुमक्खी में
संचार, संचार खाली लिख देते हैं। कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन इन हनी बी, हनी बीज, मधुमक्खियों कर देंगे जी, मधुमक्खियों शब्द है, एक मधुमक्खी में तो नहीं हम पढ़ रहे हैं ना, मधुमक्खियों में संचार साधन, साधन यहाँ लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन को संचार साधन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द ये दो पढ़ना है, देखिए बहुत आसान बता देते हैं एकदम, दो दो तीन तीन लाइन में। चिंपैंजी बनमानुष बड़ा बुद्धिमान होता है जानवर, भाई बनमानुष है, मनुष्य का थोड़ा सा उतना विकसित, मनुष्य विकसित हो गया, बनमानुष चिंपैंजी समस्या को कैसे समाधान करता है। अब उसको खाना है, भूख लगी है, एक दीमक खाता है, दीमक जो कीड़ा एक तरह का होता है, खूब खाता है चाव से दीमक को। तो क्या करता है कि वृक्ष की टहनी को तोड़ लेगा, पतली पतली टहनी को ये तोड़ लेगा, और तोड़ करके उस टहनी को पत्ती वगैरह हटा करके पतली डाली जो है दीमक के जो बिल है, होल है, उसमें ऐसे डाल देगा दीमक के बिल में, और उस पर दीमक चढ़ चढ़ करके ऐसे डाल देगा, ऐसे उसमें डाल दिया बिल में, इस पर चढ़ करके टहनी पर दीमक आ रहे हैं और पकड़ करके दीमक को खा रहा है। समस्या देखिए कितना सुंदर समाधान है। दूसरी चीज, जंगल में रह रहा है, कड़े को जैसे बादाम का नट, जो कड़ा नट होता है बादाम, जिसका आवरण बहुत कड़ा होता है, उसके भीतर मुलायम होता है, बहुत पौष्टिक होता है, वो खाना है बादाम, तो बादाम तो दांत से टूटेगी, उसके भी दांत से नहीं टूट पाएगी बादाम। तो क्या करता है कि लकड़ी का एक बड़ा सा कुंदा ले लेता है, चाहे कोई पत्थर का टुकड़ा रख लेता है, और एक कुंदे से उसी पर रख करके और मार करके उसको तोड़ता है बादाम को। वो कितना चालाक है, समस्या का समाधान निकाला कि खाना है बादाम को हमको, तो उसको फोड़ेगा, जब फोड़ेगा कड़ा होगा तो उस बादाम को कड़े कड़े फल घूम कर, भाई स्वच्छंद वातावरण में घूम रहा है, और समस्या है खाना है, भोजन प्राप्त करना है, तो पहले तो दीमकों को खाने के लिए लकड़ी का डंठल तोड़ करके, टहनी तोड़ करके वृक्ष की उस बिल में डाल दिया, उस पर चढ़ के दीमक पकड़ के खा गया। कड़े कड़े फलों को, जो कड़े आवरण वाले फल हैं, उनको क्या करता है, निहाई और हथौड़ा, हथौड़ा निहाई देखा होगा, लोहार के पास है, उसी तरह से रख करके जिसे पीटता है, ठीक उसी तरह से रख दिया एक पर, और उसको बादाम रखा और बड़े बड़े टुकड़ों से लेकर के, काठ का टुकड़ा है या बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया, उसे फोड़ दिया, फोड़ करके निकाल के फल को खा गया। दो समस्या समाधान में। तीसरी समस्या, अभी बीमार पड़ गया भाई, तो उसका डॉक्टर कोई है नहीं जंगल में, मानो पास डॉक्टर चला गया, डॉक्टर के पास, ये किस डॉक्टर के पास जाएगा बेचारा। अब करता क्या है, बहुत सा इसको रोग हो जाता है, जानता है, इतना चालाक है कि रोज तमाम वृक्षों की पत्तियों को, जड़ों को, उसके भागों को देखता है कि किस रोग में क्या खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। दवा के रूप में उन वृक्षों के पत्तों इत्यादि को खा करके और अपने शरीर को स्वस्थ कर लिया करता है। तमाम तरह की बीमारियों को उन पौधे की पत्ती, जड़ों इत्यादि को खा करके अपने रोगों को भी समाधान, उसका रोग का भी समाधान कर देता है। 3 कम्युनिकेशन तुम्हारे सिलेबस में है। एक हमने क्या बताया कि इसके शरीर में कोई रोग हो गया है तो तमाम वृक्षों की पत्तियों को खा लिया, समस्या समाधान हो गया। दीमक को खाना है तो लकड़ी का टहनी तोड़ करके बिल में डाल दिया, दीमक चढ़ गया, पकड़ के खा गया। कड़े फलों को फोड़ना है तो निहारी और थोड़ी बना करके इस तरह से समस्या का समाधान करें। अब आई मधुमक्खी में संचार साधन। मधुमक्खियों का जो बड़ी अच्छी सामाजिक प्राणी है, बहुत अच्छी सामाजिक प्राणी मधुमक्खी है। अब कैसे कम्युनिकेट करती है एक दूसरी मधुमक्खी के। मधुमक्खियाँ 3 तरह की होती है। एक रानी वास्तव में क्वीन होती है, छत्ते में केवल अंडा देती है और अंडे से बच्चे होते हैं। वर्कर जो श्रमिक हैं, पूरा पंखा वंखा चला करके अपने पंखों को ऐसे ऐसे हवा करते हैं। रानी आराम से बैठी हुई है। ड्रोन नर जो होता है 3 तरह की मधुमक्खियाँ। अब संचार देना, वर्कर को जाना है, क्या करें, फूलों का पराग लाएगी। अब पराग लाने के लिए जाना है तो एक कुछ मधुमक्खियाँ गई और देखी कि फूल हमारे छत्ते से कितनी दूरी पर हैं और सूर्य की दिशा के अनुसार भी उनमें एक कम्युनिकेशन बनाती हैं। वो आती हैं तो घूम करके ऐसे 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 अपने शरीर को हिलाती हैं। अंग्रेजी के अक्षर 8 के आकार का, 8 शब्द 8 के आकार का नृत्य करती हैं, नृत्य करती है। ये मधुमक्खियाँ देखो बहुत सुंदर चीज है जिसको वैगल डांस कहते हैं। वैगल डांस
वेगल 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 नृत्य, वेगल नृत्य, इसको हिंदी में मिलेगा नहीं, डोलन डोलन नृत्य, ये तो बहुत कम जगह मिलेगा, वेगल वेगल ही मिलेगा तुमको। वेगल डांस, वेगल डांस क्या है? अब मधुमक्खी आई तो अगर धीरे 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 ऐसे 8 के आकार में ऐसे ऐसे घुमाती है शरीर को, ऐसे 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 करके नाचेगी। कुछ मधुमक्खियाँ तो गई हैं, शहद लाना है तो, और मधुमक्खियों को बताना चाहती हैं कि कितना दूर है। अगर बहुत ज़्यादा थोड़ी दूरी ज़्यादा है तो ऐसे धीरे 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 ऐसे नाचते कि नहीं दूर जाना है, और कुछ ही नज़दीक है तो तेज़ी के साथ ऐसे 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 अपने कंपन, एक तरह का वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, उसमें एक तरह की आवाज़ आती है, मधुमक्खी जान जाती है। उसको दिशा भी उसी तरह से नाच के बता देती हैं, 8 के आकार में ऐसे ऐसे नाचती हैं। वैगल डांस, डोलन, डोलन शरीर को जो उनका एब्डामेन है उसको ऐसे ऐसे कंपायमान करती है, वाइब्रेट करती है, जिससे और उसकी साथी मधुमक्खियाँ समझ जाती है कि नहीं, अगर बहुत तेज करती है तो समझ जाती है कि नज़दीक में बगल में कुछ दूर पर, कुछ मीटर पर ही फूल है, यहाँ से पराग लाना है। और अगर धीरे 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 डांस करती है तो समझती है कि नहीं कुछ दूर जाना है, 100-150 मीटर, वो एक अंदाज़ा उनका है, उससे लगभग वो बताती हैं अपने डांस के द्वारा, नृत्य के द्वारा। और उनके शरीर से कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं, फोरामेनिक पदार्थ निकलता है, उससे उसकी गंध से भी मधुमक्खियाँ जान जाती हैं। तो सूर्य की दिशा की किस दिशा में उसके विपरीत जाना है तो दूसरे तरह का वैगल करेंगी, अगर सूर्य की दिशा की तरफ जाना है तो दूसरे तरह का वैगल करेंगी। उस अपने इस वैगल नृत्य के द्वारा कम्युनिकेट करती हैं, संचार साधन अपने साथी मधुमक्खियों में बताती हैं कि जा करके हमको साथ लाना है। इसमें बड़ा आसान है, दो का ये व्यवहार हो गया, उनके व्यवहार से किस तरह से अनुकूलन बनाना है वातावरण के साथ, पैसा वगैरह इनको लाना है, चिंपैंजी को वन में रहना है, और मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन करके और फिजियोलॉजिकल कार्य करके इस तरह से अनुकूलन, अनुकूलन की परिभाषा, व्यवहार की परिभाषा, अनुकूलन का महत्व, और तीनों तरह का अनुकूलन इतना ही इस चैप्टर में है। अब इसके बाद आएंगे।